Class 11 Biomolecules, and the topic is nucleic acid. What is a nucleic acid? Nucleic acids are long chain polymers of nucleotide monomers. Further, nucleic acid is classified simply into two different types in a very simple manner. That is ribose nucleic acid and deoxyribose nucleic acid. In this type of nucleic acid, that is ribose nucleic acid, it is consist of a ribose sugar plus nitrogenous bases, plus phosphate Okay. On the other hand, DNA consists of deoxyribose sugar plus nitrogenous bases plus phosphate. तो आप इन दोनों में कंपैरिजन कर पा रहे होंगे बिल्कुल आमने सामने। यहाँ पे राइबोज शुगर है, नाइट्रोजनस बेस है, फॉस्फेट है, यहाँ डीऑक्सीराइबोज शुगर है, यहाँ नाइट्रोजनस बेस और फॉस्फेट है। आरएनए का नाम, ये राइबोज शुगर का आर और एनए यानी न्यूक्लिक एसिड, राइबोज न्यूक्लिक एसिड यानी जो शुगर है वहाँ राइबोज शुगर है, और डीएनए का नाम इस डी की वजह से है, डीऑक्सीराइबोज शुगर यानी डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड डीएनए। तो ये बहुत ही सिंपल सा डिफरेंस है, बेसिक सा डिफरेंस है। इसके अलावा नाइट्रोजनस बेसिस में थोड़े बहुत चेंजेस होते हैं, जैसे यहाँ पे ए, टी, जी और सी, एडनिन, थाइमिन, गुआनिन एंड साइटोसिन। यहाँ पे क्या है, बस थोड़ा सा चेंज होता है। जी और सी तो सेम होते हैं, दैट इज आप जी और सी तो सेम रहता है। अब ये जो ए की पेयरिंग है वो थाइमिन की जगह यूरेसिल से होती है, दैट इज ए एंड यू, है ना। तो ये थोड़ा सा चेंज हो जाता है। अब हम बात करते हैं मोनोमर की यानी न्यूक्लियोटाइड की, क्योंकि ये जो आरएनए है या डीएनए है ये एक न्यूक्लियोटाइड भी हो सकता है और पॉलीमर भी हो सकता है। नॉर्मली हम आज तक हमने जितना भी पढ़ा, आप 10th में और बाकी क्लासेस में जितना भी पढ़ते हैं वो पॉलीमर के फॉर्म में पढ़ते हैं। तो पहले एक सिंपल न्यूक्लियोटाइड के बारे में पढ़ते हैं, फिर आरएनए और डीएनए की स्ट्रक्चर्स को पढ़ते हैं। इसके वीडियोस, डीएनए के वीडियोस ऑलरेडी और आरएनए दोनों की वीडियोस मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखे हैं। आपको अगर और ज़्यादा डिटेल देखना होगा तो वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं फर्दर। न्यूक्लियोटाइड 8 तरह के हो सकते हैं, टोटल 8 टाइप के। पहले तो मैं न्यूक्लियोटाइड को समझा दूँ कि न्यूक्लियोटाइड कहेंगे किसे। तो एक्चुअल में न्यूक्लियोटाइड इज अनदर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल कंसिस्टिंग ऑफ पेंटोज शुगर। दिस पेंटोज शुगर मे बी राइबोज एंड मे बी डीऑक्सीराइबोज, मे बी राइबोज और डीऑक्सीराइबोज। सो डीऑक्सीराइबोज होगा तो डीएनए, राइबोज होगा तो आरएनए। सो पेंटोज शुगर प्लस नाइट्रोजनस ऑर्गेनिक बेसिस जो प्यूरिन और पिरिमिडिन में क्लासीफाई होते हैं। अभी मैं आगे स्ट्रक्चर शेयर करूंगा, देखते रहिएगा। और फॉस्फेट जो कि बैकबोन की तरह बिहेव करता है और पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनाने में हेल्प करता है। तो न्यूक्लियोटाइड में भी इन तीनों का प्रेजेंस इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब आप देखिए कि ये जो पेंटोज शुगर है और नाइट्रोजनस बेस है, जब ये केवल दोनों प्रेजेंट हो, फॉस्फेट प्रेजेंट ना हो, तो ऐसी कंडीशन में इस चीज़ को जो स्ट्रक्चर बनेगा, नाउ दैट स्ट्रक्चर इज नोन एज न्यूक्लियोसाइड। क्या कहते हैं उसको हम, न्यूक्लियोसाइड। और बहुत कंफ्यूजन हो जाती है जब न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड आमने सामने लिख के और कॉम्बिनेशन पूछ लेता है,
नीट में फ्रिक्वेंटली ऐसे क्वेश्चन, मेडिकल एग्जामिनेशंस में ये वाले क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली आते हैं, इवन बीएससी के एंट्रेंस एग्जामिनेशन में भी बहुत बार पूछता है. फर्दर द प्रेजेंस ऑफ पेंटोज शुगर, टाइप ऑफ पेंटोज शुगर एंड नाइट्रोजनस बेस, जो हमारा न्यूक्लियोटाइड है, यानी ये जो न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस हमने बताया है, यानी शुगर, नाइट्रोजनस बेस और फॉस्फेट, इसकी प्रेजेंस, इनकी कॉम्बिनेशन के हिसाब से कुल 8 तरह के न्यूक्लियोटाइड पॉसिबल हैं. ठीक है, मैं बारी बारी उसको पढ़ता हूँ और आपको समझ में भी आएगा. जब नाइट्रोजनस बेस, ये हमारा नाइट्रोजनस बेस है, ठीक है, ये हमारा शुगर है, दिस इज व्हाट आवर शुगर एंड दिस इज फॉस्फेट. ओके, जब नाइट्रोजनस बेस साइटोसिन हो, शुगर राइबोज हो और फॉस्फेट हो, तो ये मिल करके बनाएंगे साइटोजेलिक एसिड. नाउ दिस इज व्हाट साइटोजेलिक एसिड. ओके, जब साइटोसिन हो, शुगर डीऑक्सी हो जाए, राइबोज की जगह क्या हो जाए, डीऑक्सी राइबोज हो जाए, फॉस्फेट तो रहेगा ही, देन इट इज व्हाट डीऑक्सी साइटोजेलिक एसिड. देन यूरेसिल प्लस राइबोज प्लस फॉस्फेट, तो ये हो गया यूरिडालिक एसिड. देन अब आप पूछेंगे कि यूरेसिल प्लस डीऑक्सीराइबोज क्यों नहीं है, तो क्योंकि आपको ये समझना होगा कि यूरेसिल केवल और केवल आरएनए में प्रेजेंट होता है, यानी केवल राइबोज शुगर के साथ प्रेजेंट होता है, डीऑक्सीराइबोज के साथ ये प्रेजेंट नहीं होता, इसीलिए कोई दूसरा कॉम्बिनेशन इसका नहीं बनेगा. यूरिडालिक एसिड ही रहेगा, डीऑक्सी यूरिडालिक एसिड नहीं बनेगा. तो ये एक्सेप्शंस हैं, तो यहीं से सीधे सीधे क्वेश्चंस उठ के आएंगे, पुटअप हो जाएंगे. ओके, नाउ नेक्स्ट इज थाइमिन प्लस डीऑक्सीराइबोज शुगर प्लस फॉस्फेट, ये हो गया डीऑक्सीथाइमिडाइलिक एसिड. अब आप कहेंगे कि डीऑक्सीथाइमिडाइलिक एसिड क्यों, ये ऑक्सी मतलब सीधे सीधे थाइमिडाइलिक एसिड क्यों नहीं था, यहाँ राइबोज शुगर क्यों नहीं था. फिर से आपको समझना होगा कि जो थाइमिन है वो सिर्फ डीऑक्सीराइबोज शुगर के साथ कॉम्बिनेशन बनाता है, राइबोज शुगर के साथ नहीं बनाता है, यानी आरएनए में एब्सेंट होता है, केवल डीएनए में प्रेजेंट होता है, तो इसलिए डीऑक्सीथाइमिडाइलिक एसिड है. तो ये क्लियर हो गया ना कि डीऑक्सीथाइमिडाइलिक एसिड ही होगा. नाउ नेक्स्ट वन इज, जब एडेनिन राइबोज शुगर के साथ प्रेजेंट हो, फॉस्फेट हो इसके साथ में, तो इसको हम एडेनाइलिक एसिड कहेंगे. जब किसी में डीऑक्सीराइबोज, सेम कॉम्बिनेशन में राइबोज की जगह डीऑक्सीराइबोज हो जाए, यानी एडेनिन प्लस डीऑक्सीराइबोज प्लस फॉस्फेट, देन इट इज व्हाट डीऑक्सी एडेनाइलिक एसिड. इट इज डीऑक्सी एडेनाइलिक एसिड. नाउ नेक्स्ट वन इज when guanine is present with ribose and phosphate, it is now this nucleotide is known as guanylic acid. Guanylic acid. Now when guanine is present with deoxyribose sugar and phosphate, now this nucleotide is known as deoxyguanylic acid. तो ये 8 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हो गए और ये 8 तरह के टोटल आपके न्यूक्लियोटाइड हो सकते हैं. ये मोनोमर्स बनेंगे, इनकी पॉलीमर का फॉर्मेशन भी होता है और वो नॉर्मली शुगर और फॉस्फेट की वजह से होता है. फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड्स यहाँ पे आते हैं, ठीक है, उसका स्ट्रक्चर मैं अभी आगे शेयर करूँगा. तो आपको इस चार्ट से क्या समझ में आया, इस चार्ट से समझ में आया कि यूरिडाइलिक और डीऑक्सीथाइमिडाइलिक एसिड ये इसी फॉर्म में मिलेंगे, यानी ये राइबोज शुगर के साथ मिलेगा और ये आपको थाइमिडाइलिक एसिड, जो डीऑक्सीथाइमिडाइलिक एसिड है, ये डीऑक्सीराइबोज शुगर के साथ मिलेगा. कभी भी ये राइबोज के साथ नहीं मिलेगा और कभी भी ये आपको डीऑक्सीराइबोज के साथ नहीं मिलेगा. इसको याद कर लीजिए, ये पर्टिकुलर डायरेक्ट क्वेश्चन है नीट का. ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं सेक्शन पे. आगे के सेक्शन में हम ये समझेंगे कि जो न्यूक्लियोटाइड है, सिंपली हम डीएनए या आरएनए के स्ट्रक्चर की ही बात करेंगे. तो न्यूक्लियोटाइड में शुगर, फॉस्फेट और नाइट्रोजनस बेसिस, तो हम इसी को देखते हैं. तो जो हमें बेसिक चीज़ें चाहिए किसी भी न्यूक्लियोटाइड के प्रिपरेशन के लिए या न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चर को समझने के लिए, उसमें जो सबसे पहली चीज़ है वो है शुगर, क्योंकि इसी के नाम पे तो डीएनए और आरएनए हम अलग अलग नाम से उसको जानते हैं और बुलाते हैं. तो शुगर, अब यहाँ पे ये जो शुगर है, ये देखिए कार्बन 1 2 3 4 एंड दिस इज कार्बन नंबर 5. तो टोटल 5 कार्बन हो गए यहाँ पे. और ये जो 5 कार्बन है, इनकी वजह से इस शुगर का नाम
पेंटोज शुगर है। इसको क्या कहते हैं? पेंटोज शुगर। कॉमन टर्म में इसको आप राइबोज नाम देते हैं। कॉमनली दिस इज नोन एज व्हाट? राइबोज शुगर। दिस इज व्हाट? राइबोज शुगर। अब ध्यान से देखिए इसको अच्छे से। तो राइबोज शुगर की खास बात आप देख रहे होंगे कि कार्बन नंबर 1 पे OH ग्रुप है, कार्बन नंबर 2 पे भी OH ग्रुप है यानी हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है, कार्बन नंबर 3 पे भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, कार्बन नंबर 4 पे भी OH यानी हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट था, और ये जब साइक्लिक फॉर्म में आ गया तो ये बीच में ऑक्सीजन हो गया। कार्बन नंबर 5 पे भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है। मीन्स all the 5 carbons in this sugar particularly have hydroxyl group। ये शुगर RNA में प्रेजेंट होता है पर DNA में नहीं। तो डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि जो कार्बन नंबर 2 है, आप देख रहे होंगे यहाँ पे, दिस इज कार्बन नंबर 2। तो जो DNA में शुगर होता है उसके कार्बन नंबर 2 पे ऑक्सीजन एब्सेंट हो जाता है, और क्योंकि ऑक्सीजन एब्सेंट हो गया, ऑक्सीजन निकल गया, तो इसलिए इसके नाम के आगे डीऑक्सी वर्ड लग जाता है। डीऑक्सी। नाउ इट बिकम्स डीऑक्सीराइबोज। नाउ दिस बिकम्स डीऑक्सीराइबोज। तो डीएनए में ये पाया जाता है। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस क्या है कि जब सेकेंड वाले कार्बन पे ऑक्सीजन प्रेजेंट था तो वो थोड़ा रिएक्टिव स्पीसीज की तरह बिहेव कर रहा था, यानी अनस्टेबल था, स्लाइटली अनस्टेबल था। और जब यहाँ से ऑक्सीजन निकल गया, डीऑक्सी वाली कंडीशन आ गई, तो ये ज़्यादा स्टेबल हो गया। इसलिए डीएनए मॉलिक्यूल्स ज़्यादा स्टेबल होते हैं इन कंपैरिजन टू आरएनए मॉलिक्यूल्स। इज इट क्लियर? जो सेकंड चीज़ आती है वो है नाइट्रोजनस बेसिस। अब नाइट्रोजनस बेसिस की अगर बात करें तो नाइट्रोजनस बेसिस कुल 2 तरह के होते हैं। इसको 2 कैटेगरी में हम डिवाइड कर लेते हैं। एक जो बड़ी रिंग के साथ है, यानी जिसमें आप देख रहे हैं इस तरह का स्ट्रक्चर है, इनको हम ऐसी कैटेगरीज को हम प्यूरिन्स कहते हैं। प्यूरिन्स एंड पायरिमिडिन्स। प्यूरिन कहने में तो छोटा है पर इसका रिंग स्ट्रक्चर बड़ा होता है। तो आप देखेंगे कि एडेनिन और गुएनिन, एडेनिन प्लस गुएनिन, these are 2 structures which are what? Purines. Which are what? Purines. अब pyrimidines की बात करें, pyrimidines, तो pyrimidines में 3 स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, साइटोसिन, यूरासिल एंड थाइमिन। साइटोसिन प्लस यूरासिल प्लस थाइमिन। अब आपको समझना होगा कि प्यूरिन्स और पायरिमिडिन्स के कॉम्बिनेशन बनते हैं। प्यूरिन्स और पायरिमिडिन्स के कॉम्बिनेशन बनते हैं, ठीक है। और आपको ये कॉम्बिनेशन कब बनेगा भाई? प्यूरिन और पायरिमिडिन का कॉम्बिनेशन कब बनेगा? जबकि कोई पॉलीन्यूक्लियोटाइड, एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड दूसरे पॉलीन्यूक्लियोटाइड यानी जो डबल हेलिक्स मॉडल्स आएंगे वहाँ पे, ठीक है। तो प्यूरिन्स और पायरिमिडिन्स जब डबल हेलिकल मॉडल की बात की जाती है, स्पेशली डीएनए की बात करते हैं, तो वहाँ पे एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन बनता है चार्गाफ रूल्स के हिसाब से। फिलहाल आपको ये समझना है कि डीएनए में कौन कौन से इसमें से नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट होते हैं और आरएनए में कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं। तो आपको याद होना चाहिए कि गुएनिन और साइटोसिन यूनिवर्सली दोनों में प्रेजेंट होते हैं, मतलब कि डीएनए में भी और आरएनए में भी। और डीएनए में इसके अलावा एडेनिन और थाइमिन प्रेजेंट होते हैं। सो ATGC और GCAT, ठीक है, फॉर इट आप इसको याद कर सकते हैं GCAT, ठीक। अब यहाँ पे GCAT की जगह हो जाएगा CA और T की जगह हो जाता है U, ठीक है। तो ये हो जाता है GCAU और ये है GCAT। तो ये कॉम्बिनेशंस अलग अलग होते हैं और
बस इसी की वजह से ये डिफरेंसेस भी आपको देखने को मिलता है डीएनए और आरएनए का। तो आपको पता चल गया कि कॉम्बिनेशंस कौन कौन से हो सकते हैं, ठीक है। यानी आरएनए में जो सीक्वेंसेस प्रेजेंट, जो नाइट्रोजनस बेसेस प्रेजेंट हो सकते हैं वो हैं ग्वानिन, साइटोसिन, एडेनिन एंड यूरेसिल। वेयर एज डीएनए में जो नाइट्रोजनस बेसेस प्रेजेंट होंगे वो है ग्वानिन, साइटोसिन, एडेनिन एंड थाइमिन। स्ट्रक्चर्स बहुत अच्छे से मैं शेयर करता रहूँगा, आप फ्रिक्वेंटली देखते रहिए। तो आपको ये तो पता चल गया कि शुगर और नाइट्रोजनस बेसिस। अब इसके बाद आती है बारी फॉस्फेट्स की। तो फॉस्फेट्स की खास बात ये होती है कि ये हाई एनर्जी मॉलिक्यूल होते हैं, प्लस ये न्यूक्लियोटाइड के लिए बैकबोन प्रोवाइड करते हैं। किसी भी न्यूक्लियोटाइड के लिए जब ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड में कन्वर्ट होंगे यानी पॉलीमर्स बनेंगे जो न्यूक्लियोटाइड्स के, उसके लिए बैकबोन की तरह काम करता है। क्यों? क्योंकि इसके पास 4 ऑक्सीजन है टर्मिनल पे PO4, जिसमें से 2 ऑक्सीजन 2 तरफ जुड़ सकते हैं। तो एक तरह का ये डाई एस्टर टाइप का बॉन्ड बनाते हैं। तो देखते हैं उस स्ट्रक्चर को भी। तो ये एक सिंपल स्ट्रक्चर बनाया है मैंने डीएनए का। एक डीएनए में अगर बात करें डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, कोई भी डीएनए हो सिंपल, तो जैसे साइटोडेलिक एसिड, डीऑक्सी साइटोडेलिक एसिड, तो ये साइटोसिन, शुगर और इसके साथ फॉस्फेट, बस इतना बहुत है। तो ये एक न्यूक्लियोटाइड होगा, साइटोसिन, शुगर और फॉस्फेट। केवल अगर ये होता तो इसको हम कहेंगे सिंगल न्यूक्लियोटाइड, यानी ये मोनोमर होगा। अब क्या होता है कि मोनोमर्स आपस में जुड़ते भी हैं तो पॉलीमर्स बनाते हैं, यानी पॉलीन्यूक्लियोटाइड। सो इस तरह से न्यूक्लिक एसिड्स का फॉर्मेशन होता है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स बनते हैं। पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स बनते कैसे हैं? इस फॉस्फेट की वजह से। इस फॉस्फेट की एक प्रॉपर्टी है, ये बैकबोन की तरह बिहेव करता है और ये फॉस्फेट ऊपर वाले न्यूक्लियोटाइड सेक्शन और नीचे वाले न्यूक्लियोटाइड सेक्शन के साथ जुड़ता है। अब आप समझेंगे कि जब नाइट्रोजनस बेस और शुगर होते हैं तो क्या कहते हैं हम इसको? न्यूक्लियोसाइड। नीचे वाले को भी क्या कहेंगे? न्यूक्लियोसाइड। तो कोई भी 2 न्यूक्लियोसाइड एक फॉस्फेट से जुड़ा रहता है और बनाते हैं ये डाई न्यूक्लियोटाइड। क्या बनाते हैं? डाई न्यूक्लियोटाइड। इधर भी एक एस्टर बॉन्ड, इधर भी एस्टर बॉन्ड, तो इसीलिए आप इसको डाई एस्टर की तरह मानते हैं, ठीक है। और इसी तरह से ये सीरीज में जुड़ते हुए आगे की ओर बढ़ सकते हैं। कार्बन नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5। इसी तरह से यहाँ पे कार्बन 1, 2, 3, 4 एंड 5, ये शुगर के कार्बन नंबर्स हो गए। अब यहाँ पे 5 वाला कार्बन, 5th वाले कार्बन पे अगर कोई भी आगे फर्दर ग्रुप नहीं जुड़ रहा है, यानी आगे और ये पॉलीमर वाली चेन नहीं बढ़ रही है, तो ये खाली रहेगा, फ्री रहेगा। तो इसको कहेंगे 5 प्राइम एंड। इसको क्या कहेंगे? 5 प्राइम एंड। और इसको हम इंडिकेट करेंगे 5 डैश। इसको हम कहेंगे 5 डैश, ठीक। और नीचे की ओर 3rd कार्बन पे ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप फ्री रहेगा अगर आगे इसका पॉलीमर नहीं बनता, और इसको इंडिकेट करते हैं हम 3 डैश। तो एक पोलैरिटी बन रही है 5 प्राइम और 3 प्राइम की, ठीक है। इसी को 5 डैश टू 3 डैश कहते हैं। तो इस तरह से ये डाई न्यूक्लियोटाइड बना और धीरे धीरे ये न्यूक्लियोटाइड की चेन अगर बढ़ती चली जाती है तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड बन जाता है। डीएनए का जो सबसे फेमस मॉडल है वो डबल हेलिकल मॉडल है, यानी इसके अपोजिट साइड में कोई ना कोई और ग्रुप जुड़ा होता है। जैसे साइटोसिन से एडेनिन से थाइमिन और गुआनिन से साइटोसिन। अब यहाँ पे गुआनिन और साइटोसिन नहीं है, एडेनिन थाइमिन तो है ही नहीं, तो ये हमेशा ट्रिपल बॉन्ड से आपस में जुड़ते हैं। यानी ये जो सामने यहाँ पे G होगा यानी गुआनिन होगा और यहाँ पे सामने साइटोसिन होगा, तो ये हमेशा 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ेंगे। 3 हाइड्रोजन, ट्रिपल तो होता ही नहीं है हाइड्रोजन बॉन्ड, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ेंगे। और यहाँ भी शुगर ही होगा, लेकिन शुगर का जो डायरेक्शन होगा कुछ इस तरह से होगा, यानी 1, 2, 3। अब 3 प्राइम ऊपर की ओर, और ये जो 5 प्राइम वाला एंड आप यहाँ पे देख रहे थे, या ये हो जाएगा आपका नीचे की ओर। तो यहाँ पे फॉस्फेट आपका कुछ इस तरह से जुड़ा हुआ रहेगा। ये कुछ इस डायरेक्शन में रहता है,
CH2OH, ये 5 प्राइम वाला इधर खाली रहता है और इधर 3 प्राइम एंड ओपन रहता है, यानी फ्री रहता है। और इसी तरह से 1 2 3 थर्ड कार्बन का जो ये ऑक्सीजन है वो यहाँ पे जुड़ा रहता है। तो पोलैरिटी उल्टी हो जाती, इधर आपने देखा कि ये 5 प्राइम था और ये 3 प्राइम था, ठीक। यानी शुगर अगर इस तरह इस डायरेक्शन बनाइए तो जस्ट यहाँ पे क्या है, ये 3 प्राइम है और ये 5 प्राइम है। तो देख रहे हैं ये जुड़ तो रहे हैं लेकिन पैरेलल भी हैं, लेकिन एंटी पैरेलल है, यानी ये ऊपर की डायरेक्शन है तो उधर से नीचे की डायरेक्शन है। सो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट मॉडल टू डिस्क्राइब द डीएनए, व्हाई डीएनए इज एंटी पैरेलल, और ये कैसे कंबाइन होता है, इनकी पोलैरिटी क्या होती है, 5 प्राइम और 3 प्राइम क्या होता है, और इसको मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए भी कहते हैं। तो न्यूक्लिक एसिड में जो सबसे बेसिक चीज़ थी वो यही थी। ओके, तो यहाँ से ये फिनिश होता है। अब हम वाटसन क्रिक के मॉडल की बात कर लेते हैं, फिर कुछ आरएनए के स्ट्रक्चर्स की बात कर लेते हैं, एंड दैट्स ऑल। इसमें एक चीज़ मैं यहीं पे फिर से क्लियर कर दूं कि एडेनिन हमेशा थाइमिन से जुड़ेगा, लेकिन उनके बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होंगे, H बॉन्ड्स, हाइड्रोजन बॉन्ड्स, और गुआनिन हमेशा साइटोसिन से जुड़ेगा, लेकिन इसके बीच में हमेशा 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होंगे, ठीक है, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। सो ये बेसिक चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है। नेक्स्ट मूव करते हैं। सो नाउ वी आर मूविंग ऑन द डबल हेलिकल मॉडल गिवन बाय वाटसन एंड क्रिक ऑन द बेसिस ऑफ एक्स-रे डिफ्रैक्शन एंड क्रिस्टलाइजेशन, जो कि फ्रैंकलिन ने और उनके साथ में लोगों ने मिलकर वर्क किया था। तो बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर है। वाटसन और क्रिक का मॉडल ये कहता है कि एक डीएनए जो पर्टिकुलर है, डीएनए की हेलिक्स की अगर बात करिए तो ये स्पाइरली ऐसे घूमा हुआ रहता है, यानी हेलिकल फॉर्म में है ये, और राइट हैंडेड रोटेशन के साथ है। ये नॉर्मली कैसा है, राइट हैंडेड रोटेशंस के साथ है। तो वाटसन क्रिक के हिसाब से जो एक डीएनए है जो उन्होंने प्रपोज किया था, उसमें उसकी टोटल चौड़ाई जो होनी चाहिए, ब्रेड्थ होनी चाहिए, वो है 20 एंगस्ट्रॉम्स, और जो उसकी टोटल लेंथ होनी चाहिए, अगर कोई एक एक्सिस आप डिसाइड कर लीजिए लाइक दिस, ठीक है, तो किसी भी 2 टर्म के बीच की कुल 10 बेस पेयर्स को आपको काउंट करना है। जैसे अगर आप यहाँ से काउंट करना शुरू करते हैं तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, आपको यहाँ से यहाँ तक काउंट करना होगा, और इसकी टोटल डिस्टेंस 34 एंगस्ट्रॉम होगी या 3.4 नैनोमीटर। तो वाटसन क्रिक के डबल हेलिकल मॉडल में 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हुई। पहला कि बेस पेयर कितने हो गए, 10, ठीक है। लेंथ कितनी हो गई, 34 एंगस्ट्रॉम। इसकी ब्रेड्थ कितनी हो गई, 20 एंगस्ट्रॉम। तो किसी भी 2 बेस पेयर के बीच की डिस्टेंस कितनी हो गई, 34 डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू 3.4 एंगस्ट्रॉम। नैनोमीटर में कन्वर्ट करना तो इसको 10 से डिवाइड कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि वो 10 टू द पावर -9 है और एंगस्ट्रॉम 10 टू द पावर -10 है, यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट्स। इसमें इस एक्सिस के जो थोड़ा आगे की ओर, ये जो हमने एक्सिस बनाई है, जो हाइपोथेटिकल एक्सिस बनाई है, इस एक्सिस के जो इस साइड में है, इसको हम कहेंगे माइनर ग्रूव। और जो एक्सिस में थोड़ा अंदर की ओर, एक्सिस के उस पार चला जा रहा है, अंदर की ओर जा रहा है, इसको हम कहेंगे मेजर ग्रूव। सो दिस इज व्हाट माइनर एंड मेजर ग्रूव। बाद में हमें और ज़्यादा जानकारी हुई तो पता चला कि ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ऑक्सीजन की डेंसिटी घटती और बढ़ती है अलग अलग पोजीशन पे। जहाँ ज़्यादा ऑक्सीजन डेंस हो जाते हैं वो थोड़ा अंदर की ओर फोर्स को अट्रैक्ट करते हैं और अंदर की ओर चले जाते हैं, तो मेजर ग्रुप का फॉर्मेशन करते हैं। जहाँ पे ऑक्सीजन की डेंसिटी थोड़ी कम रहती है तो वहाँ पे माइनर ग्रुप्स का फॉर्मेशन होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द डीएनए एंड न्यूक्लिक एसिड। अब आरएनए के स्ट्रक्चर्स की बात कर लें तो आरएनए 3 तरह के होते हैं। कौन कौन से? तो तीनों ही आरएनए
बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर्स होते हैं और वो आरएनए है आरएनए, दैट इज राइबोसोमल आरएनए। ठीक है, तो आरएनए फर्दर 3 टाइप के हो गए, आरएनए यानी राइबोन्यूक्लिक एसिड्स, आरआरएनए, टीआरएनए एंड एमआरएनए। राइबोसोमल आरएनए, ट्रांसफर आरएनए एंड दिस इज व्हाट मैसेंजर आरएनए। और ये तीनों आरएनए एक ही सेल में एक साथ प्रेजेंट होते हैं, अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं। राइबोसोमल आरएनए प्रोटीन सिंथेसिस के समय राइबोसोम की यूनिट्स को अटैच करता है और साथ ही साथ एमआरएनए को एक एंड पे अटैच करके रखता है ताकि प्रोटीन की फॉर्मेशन हो पाए, प्रोटीन सिंथेसिस हो पाए। टीआरएनए अमीनो एसिड्स को अमीनो एसिड पूल से ट्रांसफर करके मैसेंजर आरएनए के कोडोन्स के अकॉर्डिंग शिफ्ट करता रहता है प्रोटीन सिंथेसिस यूनिट्स के पास यानी राइबोसोम्स के पास। और मैसेंजर आरएनए पे कुछ स्पेसिफिक जेनेटिक कोड्स होते हैं जो अलग अलग तरह के प्रोटीन के फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। प्रोटीन से मतलब है यहाँ पे कि अलग अलग टाइप के एंजाइम्स बनेंगे उससे फर्दर फ्यूचर में। सो दिस इज अबाउट द आरएनए। आरएनए के स्ट्रक्चर की बात करें तो एक आरआरएनए जो हम बात करते हैं वो सबसे ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है और आरआरएनए में बेसिकली अलग अलग स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन ये जो अभी मॉडल आप देख रहे हैं ये सबसे एक्सेप्टेड मॉडल्स में से एक है। और ये इसकी अगर कंपोजिशन की बात करें तो 80% पूरे सेल में 80% ये पाया जाता है। और किसी भी सेल के जो 10⁻⁻² मोलर कंडीशंस में मैग्नीशियम आयन के प्रेजेंस में जब इसको होमोजेनाइज करेंगे तो आपको आरआरएनए देखने को आसानी से मिल जाता है। नाउ सेकंड इज एमआरएनए। तो एमआरएनए तो बहुत सिंपल सा चेन होता है, बिल्कुल सीधी सी चेन होती है। नेक्स्ट टीआरएनए। तो टीआरएनए की बात करें तो ये क्लोवर लीफ मॉडल की तरह होता है स्ट्रक्चर। देखिए यह क्लोवर लीफ मॉडल ये सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेड मॉडल्स में से एक है। इसमें नीचे की ओर एंटी कोडॉन होते हैं और 2 लूप और साइड में होते हैं और ऊपर 3 प्राइम एंड की ओर जहाँ 3 जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है वहाँ पे ACC अमीनो एसिड के सीक्वेंस होते हैं और यहीं पे अमीनो एसिड अटैचमेंट भी होता है। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर्स हैं डीएनए और आरएनए यानी न्यूक्लिक एसिड्स के, और दोनों के बीच में सिंपल जो डिफरेंसेस थे वो पहले ही आप पढ़ चुके हैं। यहाँ पे बायोमोलिक्यूल का एक पोर्शन फिनिश होता है, नेक्स्ट पोर्शन है एंजाइम्स एंड इट्स एक्टिविटी, वो हम नेक्स्ट वीडियो पार्ट में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।